आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। चेंज योर डे नॉट योर लाइफ। और ये उन लोगों के लिए है जो आप जानते हैं बहुत मेहनत करते हैं पर दिन के आखिर में बस थका हुआ, थोड़ा तनाव में और थोड़ा निराश महसूस करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल खुद से ज़रूर पूछा होगा, मैं वो क्यों नहीं करना चाहता जो मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताब इसी विरोधाभास पर, इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर बात करती है। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्या है वो? कि अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ बदलने की बड़ी बड़ी बातें सोचने के बजाय, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल, उसकी बजाय सिर्फ अपने आज के दिन को बदलने पर ध्यान दो, क्योंकि छोटी लगातार की जाने वाली आदतें ही असल में बड़े बदलाव लाती हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। आज का हमारा मिशन इस किताब के सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझना है। कैसे छोटे छोटे रोज़मर्रा के पैटर्न हमारी प्रेरणा, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से होती है। हाँ, वो डैरेन ब्राउन वाली। हाँ, डैरेन ब्राउन जो एक मशहूर इल्यूजनिस्ट हैं, उन्होंने लंदन में 2 टॉप एड एजेंसी के अधिकारियों के साथ एक प्रयोग किया और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन्हें बस एक कैब में बिठाकर एक क्लाइंट मीटिंग के लिए ले जाया गया। और रास्ते में कैब ड्राइवर ने उन्हें एक अजीब सा असाइनमेंट दिया। हाँ, उसने कहा कि उन्हें एक नए टैक्सीडर्मी स्टोर के लिए एक लोगो और एक स्लोगन सोचना है। टैक्सीडर्मी मतलब वो कला जिसमें मरे हुए जानवरों को संरक्षित करके असली जैसा दिखाया जाता है। बिल्कुल। और उन्हें सोचने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। बस 30 मिनट? तो 30 मिनट बाद उन दोनों ने अपना आइडिया पेश किया। और आइडिया था एक भालू जो एक बादल पर बैठा है और वीणा बजा रहा है, और उनका स्लोगन था एनिमल हेवन। ठीक है। अब यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। डैरेन ब्राउन जो ये सब देख रहा था, उसने एक सील बंद लिफाफा खोला। अच्छा। जिसमें उसने पहले से ही अपना आइडिया बनाकर रखा हुआ था, और उसका आइडिया भी लगभग वही था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वीणा बजाता हुआ एक भालू और स्लोगन क्रीचर हेवन। वो दोनों अधिकारी पूरी तरह से चौंक गए। ये तो कमाल है। मतलब कोई जादू, कोई माइंड रीडिंग, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है। ये कोई जादू नहीं था। ब्राउन ने जानबूझकर उनकी कैब को एक ऐसे रास्ते से घुमाया था जहाँ उन्हें अनजाने में, मतलब सबकॉन्शियसली, भालू की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, वीणा की तस्वीरें और क्रीचर हेवन जैसे शब्द दीवारों पर या होर्डिंग्स पर दिखे थे। तो इन संकेतों ने, इन क्यूज ने अनजाने में उनके दिमाग को उस आइडिया की तरफ धकेल दिया। एग्जैक्टली। ये तो थोड़ा डरावना भी है। मतलब हम सब हर रोज अनजाने में अपने आसपास के संकेतों से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि हमारा पूरा दिन ऐसी छोटे बड़े संकेतों और ट्रिगर से भरा होता है, जो हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारे कामों को दिशा देते हैं। सुबह अलार्म की आवाज से लेकर रात को फोन की नीली रोशनी तक। बिल्कुल। ये सारे संकेत मिलकर एक मोमेंटम बनाते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और किताब कहती है कि जो लोग इस डिमांडिंग दुनिया में कामयाब होते हैं ना, वो बस ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो जानबूझकर अपने दिन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें पॉजिटिव संकेत मिले। और ये डिजाइन करना ही शायद उस चीज की बुनियाद है जिसे किताब बिहेवियरल मोमेंटम कहती है ना? मुझे वो टॉप सेल्समैन बैरी की कहानी याद आ रही है। बिल्कुल। बैरी अपनी कंपनी का टॉप 1% सेल्समैन था। उसकी खासियत ये थी कि जब उसके बाकी साथी सुबह 9 बजे ऑफिस आकर कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहे होते थे, तब तक बैरी अपने 2 या 3 नए क्लाइंट से मिल चुका होता था। तो उसका सीक्रेट क्या था? क्या वो कोई सुपरमैन था? नहीं, उसका सीक्रेट था उसका सुबह का एक पक्का पैटर्न, एक रूटीन। अच्छा। अलार्म बजते ही उठना, कोई स्नूज बटन नहीं। उसके एक्सरसाइज के कपड़े पहले से ही तैयार रखे होते थे, वो उन्हें पहनता था। 30 मिनट की कसरत, फिर अपनी पत्नी के साथ कॉफी। और उसके दिन के पहले 2 काम हमेशा एक रात पहले ही तय होते थे। हाँ, ये छोटे छोटे काम एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते थे। इसे ही किताब बिहेवियरल मोमेंटम कहती है। यानी जो काम आप पहले करते हैं वो पूरे दिन के लिए एक गति, एक मोमेंटम सेट कर देता है। किताब में एक बहुत जबरदस्त लाइन है, मोटिवेशन इज रियली मोमेंटम इन डिस्गाइज। मतलब प्रेरणा असल में गति का ही दूसरा रूप है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए।
कि जब मन करेगा तब जिम जाऊंगा या जब मूड होगा तब वो जरूरी काम करूंगा, ये सोच ही गलत है। बिल्कुल यही, बस काम करना शुरू कर दो और मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। और ये हमें डू नो बी के विचार पर लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये मॉडल इस तरह काम करता है। पहले हमें कुछ जानना होगा, जैसे कि एक्सरसाइज के फायदे। सही बात है। फिर हम उसे करेंगे, डू, और फिर हम एक फिट इंसान बन जाएंगे, बी। लेकिन किताब कहती है कि ये पूरी तरह से उल्टा है। उल्टा कैसे? असली मॉडल है पहले कुछ करो, डू, भले ही आपका मन ना हो, बस कर डालो। उस करने के अनुभव से आप कुछ नया सीखते और महसूस करते हो। नो जैसे एक्सरसाइज करने के बाद जो एनर्जी महसूस होती है वो कोई आर्टिकल पढ़कर नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और जब आप लगातार वैसा करते रहते हैं तो आपकी वो आदतें आपके चरित्र का, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। आप एक फिट इंसान बन जाते हो। इसीलिए किसी को सिर्फ जानकारी देना उतना असरदार नहीं है जितना उसे एक्शन लेने के लिए एक छोटा सा रास्ता दिखाना। एक्शन हमेशा आपकी सोच और भावनाओं को बदलता है, न कि इसका उल्टा। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। और यही आइडिया शायद किताब के टाइटल से भी जुड़ता है, चेंज योर डे नॉट योर लाइफ। मुझे जेनेट की कहानी याद आ रही है। हाँ, जेनेट की कहानी इस आइडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो काम की तनाव, बढ़ते वजन और जिंदगी में बैलेंस की कमी से बहुत परेशान थी। उसने लेखक से मदद मांगी और कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे ये बता दो कि मेरे लक्ष्य कब तक पूरे होंगे। और लेखक ने मजाक में कहा, इस साल 31 जून तक। हाँ, जेनेट ने तुरंत जवाब दिया होगा, अरे जून में तो 30 ही दिन होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक ने उसे असली बात समझाई। उसने कहा, यही तो पॉइंट है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, डरावना और नामुमकिन सा लक्ष्य लगता है। तुम्हें सिर्फ अपना दिन बदलना है, अपनी पूरी जिंदगी नहीं। और जेनेट का दिन तो नेगेटिव मोमेंटम का एक परफेक्ट उदाहरण था। बिल्कुल। उसका दिन स्नूज बटन दबाने से शुरू होता था, फिर भागम भाग में ऑफिस पहुंचना, दिन भर कॉफी और चीनी पर टिके रहना, दोपहर में एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाना। हाँ, और शाम को घर आकर थके हारे होने की वजह से परिवार पर गुस्सा करना। ये एक दुष्चक्र था। लेकिन फिर उसने छोटे छोटे बदलाव किए। हाँ, और किताब बताती है कि 2 साल बाद जब वो लेखक से दोबारा मिली तो उसने लगभग 75 पाउंड वजन कम कर लिया था। वाह! और वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा आशावादी और ज्यादा सफल थी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? उसने कहा, दिन में बने रहने और अपना दिन बदलने से मेरी जिंदगी अपने आप बदल गई है। ये बहुत पावरफुल है ना? और इसी आधार पर किताब लोगों को 3 श्रेणियों में बांटती है, स्ट्रगलर्स, स्ट्राइवर्स और थ्राइवर्स। स्ट्रगलर्स, स्ट्राइवर्स और थ्राइवर्स। हाँ, ये शब्द शायद थोड़े अजीब लगे, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में समझूं तो स्ट्रगलर वो है जो तैरना ही नहीं जानता और डूब रहा है। स्ट्राइवर वो है जो हाथ पैर तो बहुत मार रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन डूबने का डर हमेशा बना रहता है और वो थक भी बहुत रहा है। बहुत अच्छा। और थ्राइवर वो है जो आराम से तैर भी रहा है और नज़ारों का मजा भी ले रहा है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही। स्ट्राइवर्स कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर तनाव, बर्नआउट और बैलेंस की कमी से जूझते हैं। ये शायद हम में से बहुत से लोग हैं। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। लेकिन थ्राइवर्स भी कड़ी मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, पर वो कम तनाव के साथ अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं। तो इन थ्राइवर्स में ऐसा क्या खास होता है? उनका माइंडसेट अलग कैसे होता है? उनका एक मुख्य गुण है आशा। किताब एक स्टडी का जिक्र करती है जिसमें पता चला कि लगभग 7 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही स्थायी बदलाव ला पाता है। सिर्फ एक? हाँ, स्ट्राइवर्स उन 6 असफल लोगों को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन थ्राइवर्स उस एक सफल व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो प्रेरणा ढूंढते हैं, बहाने नहीं। बिल्कुल। वो चेंज अंडरडॉग्स की तलाश करते हैं, वो लोग जो मुश्किल हालात के बावजूद सफल हो रहे हैं। इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। किताब कहती है कि दुनिया के सबसे प्रेरक 9 शब्द हैं, अगर वे ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में ये बदलाव किए कैसे जाएं? सिर्फ सोचने से तो दिन नहीं बदल जाएगा। सही बात है। किताब एक बहुत ही सरल तरीका बताती है, चेकलिस्ट। 1 मिनट, चेकलिस्ट। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं लगता? लगता है ना? हाँ। हम बड़ी बड़ी आदतें बदलने और जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं,
और समाधान एक मामूली सी चेकलिस्ट है। क्या ये सच में काम करता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन किताब में फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर प्लेन का एक जबरदस्त उदाहरण है। अच्छा। ये प्लेन इतना ज्यादा जटिल था कि टेस्ट पायलट भी इसे उड़ाने में गलतियां कर रहे थे और क्रैश हो रहे थे। ओह, तो सेना ने और ज्यादा लंबी ट्रेनिंग देने के बजाय एक बहुत ही सरल चेकलिस्ट बनाई। बस एक चेकलिस्ट। हाँ, टेक ऑफ से पहले क्या चेक करना है, लैंडिंग के वक्त क्या चेक करना है वगैरह। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस चेकलिस्ट के बाद उस प्लेन ने बिना किसी बड़ी दुर्घटना के 1.8 मिलियन मील की उड़ान भरी। कमाल है। चेकलिस्ट आपकी स्किल को नहीं बदलती, वो जटिल चीजों को मैनेज करने में आपकी मदद करती है। ये आपको मुश्किल पलों में सोचने पर मजबूर करने के बजाय एक तय रास्ते पर ले जाती है। और इसी आइडिया पे बिग बॉक्स टाइम मैनेजमेंट आधारित है ना? हाँ, अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचिए। उसमें 15 चीजें हो सकती हैं। हाँ, होती हैं। ये तरीका कहता है कि हर आइटम के आगे एक बॉक्स बनाएं। जो काम कम जरूरी है उनके लिए छोटा बॉक्स, और जो 2-3 काम उस दिन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए एक बड़ा बॉक्स। तो दिन के अंत में लक्ष्य है कि चाहे छोटे बॉक्स खाली रह जाएं, लेकिन बड़े बॉक्स पे टिक जरूर लगा होना चाहिए। बिल्कुल। ये तरीका दरअसल परेटो प्रिंसिपल का ही एक रूप है कि आपके 20% काम आपको 80% नतीजे देते हैं। बिग बॉक्स उन्हीं 20% कामों को पहचानने और उन पर फोकस करने का एक विजुअल तरीका है। ये आपको छोटी छोटी जरूरी चीजों की भीड़ में खोने से बचाता है। लेकिन इसका कोई खतरा भी है, मतलब कोई डाउनसाइड? हाँ, एक खतरा है। अगर आपके बिग बॉक्स आइटम बहुत बड़े या बहुत मुश्किल है, जैसे पूरी किताब लिखो, तो आप उन्हें टालना शुरू कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, इसलिए जरूरी है कि बिग बॉक्स आइटम ठोस और करने लायक हो। जैसे एक किताब का एक चैप्टर लिखो। लेखक के अपने बिग बॉक्स प्रश्न हैं। जैसे? क्या मैंने आज कुछ क्रिएटिव लिखा? क्या मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया? क्या मैंने व्यायाम किया? क्या मैंने अपनी बेटियों के साथ खेला? अगर इन बड़े बॉक्स पर टिक लग गया तो मतलब दिन सफल रहा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और ये सब कुछ किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर आकर जुड़ता है, जिसे वो द कोर 4 कहते हैं। द कोर 4? हाँ, ये वो 4 स्तंभ है जो किसी भी स्थायी बदलाव के लिए जरूरी हैं। इनके बिना हर कोशिश अधूरी रह जाती है। ओके, तो ये कोर 4 क्या है? पहला है अर्थ, मीनिंग, मतलब आपके पास जो आप कर रहे हैं उसका एक स्पष्ट क्यों होना चाहिए। एक पर्पस। हाँ। दूसरा है आत्मविश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप ये बदलाव कर सकते हैं। तीसरा है ऊर्जा, शारीरिक और मानसिक दोनों। ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे जरूरी है पैटर्न। आपको ऐसे रूटीन और सिस्टम बनाने होंगे जो लगातार सही व्यवहार को ट्रिगर करे। ये चारों तो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए लगते हैं। अगर आपके पास कोई मजबूत क्यों है तो शायद आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जब आप छोटे छोटे पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट वॉक पर जाना, तो उससे ना सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ती है, बल्कि उस छोटे से काम को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये चारों एक दूसरे को ताकत देते हैं। किताब में एक टेलविंड और हेडविंड की बात भी है, ये क्या है? हाँ, जब ये चारों चीजें मीनिंग, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पैटर्न आपके साथ होती हैं, तो बदलाव लाना आसान लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवा आपकी पीठ पर है और आपको आगे धकेल रही है। इसे टेलविंड कहते हैं। हाँ। लेकिन जब इनमें से किसी भी एक चीज की कमी होती है तो हर छोटा काम भी मुश्किल लगता है। जैसे आप तेज हवा के खिलाफ चल रहे हो, इसे हेडविंड कहते हैं। और ज्यादातर लोग हेडविंड में अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे लड़ने की कोशिश करते हैं और थक कर हार मान लेते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि बड़े डरावने जिंदगी बदलने वाले लक्ष्यों से घबराने की जरूरत नहीं है। असली शक्ति और असली बदलाव छोटे दैनिक पैटर्न बनाने में छिपा है। बिल्कुल। अपने दिन को डिजाइन करें, उन छोटे छोटे कामों को पहचानें जो आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और आपके उद्देश्य को बढ़ावा देते हैं। वो बिहेवियरल मोमेंटम बनाएं। और याद रखें कि एक सकारात्मक बदलाव अक्सर दूसरे सकारात्मक बदलावों को जन्म देता है। हाँ, ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। ये सिर्फ ज्यादा काम करने या हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से काम करने और बेहतर तरीके से जीने के बारे में। अपने दिन को जीतना ताकि आप अपनी जिंदगी को जीत सकें। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। बताइए। अपने दिन में उस एक जंक आवर को पहचानने की कोशिश करें। वो 1 घंटा जब आप काम की मेज पर तो बैठे होते हैं, लेकिन असल में कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते। शायद बेवजह ईमेल चेक कर रहे हैं,
या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, ये जंक आवर वाली बात मुझे चुभ गई। मुझे लगता है मेरा जंक आवर शाम के 4 से 5 बजे के बीच होता है, जब मैं ईमेल तो देख रहा होता हूँ पर असल में सिर्फ वक्त काट रहा होता हूँ। हम सबके पास ऐसा 1 घंटा होता है। अब सोचिए, अगर उस 1 घंटे को किसी ऐसी चीज से बदल दिया जाए जो आपकी ऊर्जा बढ़ाती हो, जैसे 15 मिनट की वॉक। या कोई किताब पढ़ना, या अगले दिन के लिए अपना बिग बॉक्स प्लान करना, तो उस एक छोटे से बदलाव का आपके बाकी के दिन और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा?